तो लास्ट क्लास में हम लोग यहीं से शुरू किए थे। दो स्फेयर दिखाए थे, एक बड़ा स्फेयर है जिसका रेडियस r1 है और दूसरा एक छोटा स्फेयर है जिसका रेडियस r2 है। और ये दोनों स्फेयर को आपस में वायर से कनेक्ट कर दिए थे। ए और पी पॉइंट पे, ए और बी पॉइंट देखिए, उस दोनों पॉइंट पे जो है आपको कुछ कनेक्शन दिखेगा, तार से कनेक्शन भी दिखेगा आपको। और उसके बाद जस्ट वेट, लेट मी जस्ट, शिवम ने कुछ क्वेश्चन किया। द पोलराइज्ड डाई इलेक्ट्रिक इज इक्विवेलेंट टू टू चार्ज सरफेस दैट इंड्यूसेस सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा। सर ये स्टेटमेंट ठीक है, कर देते हैं। ठीक है शिवम, इसको इस पहले कल का क्लास को रिवीजन करते हैं, उसके बाद इसको रिकॉल कर देते हैं। जी सर। इनफैक्ट ये तो फिगर मेरे सामने दिख रहा है, हम इसको डायरेक्ट यहीं पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तुम्हारा स्टेटमेंट तो सामने हमको एक फिगर दिख ही रहा है, ऐसे लग रहा है यहाँ पे है कुछ, हो जाएगा इसमें। रिकॉल करो, एक हम लोग सिनेरियो देखे थे। वो सिनेरियो ये था कि कंसीडर देयर इज ए ब्लॉक, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जैसे मान लीजिए, और इस ब्लॉक को हम रखे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इमेजिन करो एक ब्लॉक है और हम लोग इस चीज को देखें कि यदि इस ब्लॉक को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वैसे कंडीशन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे डायरेक्ट पास हो जाता है और कुछ जो है वो इसके सरफेस पे टकरा के नष्ट हो जाता है। इट इज लाइक दिस। तो इसी में हम लोग इस तरह का चर्चा किए थे कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी डाई इलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, सो दिस इज योर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ए डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है मान लीजिए ये, और इस डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को जब हम रखे हैं तो यहाँ पे इसके सरफेस पे हम पाते हैं कि कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ टकरा के नष्ट हुआ, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज जमा। सो आप इस चीज को देखो कि ये एक सरफेस है, पहला सरफेस, और इस पहले सरफेस पे कुछ नेगेटिव चार्ज है और एक दूसरा सरफेस है जहां पे पॉजिटिव चार्ज है। सो इस सरफेस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है और इस सरफेस पे कुछ नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है। सो दिस इज लाइक ए डाइपोल, डाइपोल जहां पे दो चार्ज है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। ऐसे ये भी जो एक आपका सरफेस है, ये जो आपका सरफेस है, इस सरफेस में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे है माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज। तो तुम जो स्टेटमेंट दिए शिवम वो यही था कि ए चार्ज, ए पोलराइज्ड डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ये पोलराइज कब होता है? जब इसमें इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। अब पोलराइज होने का मतलब है कि उसके सरफेस पे कुछ चार्ज आ जाना, प्लस और माइनस चार्ज डेवलप होना। सो दिस इज लाइक ए डाइपोल। बस यही था। इस पॉइंट को स्क्रीनशॉट कर लो क्योंकि ये स्क्रीन का हिस्सा नहीं है, इसको हमको डिलीट करना होगा। अभी जो कुछ दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये गायब हो जाएगा। जी सर। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो हम लोग पिछले क्लास में जो चर्चा किए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि दो स्फीयर है, एक स्फीयर ये जिसमें Q1 चार्ज है, दूसरा स्फीयर है Q2 चार्ज है। तो पोटेंशियल बराबर होगा यदि दोनों इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में रहने के लिए पोटेंशियल बराबर करने के लिए कहते K Q1 by R1 इज इक्वल टू K Q2 by R2, ये, और यहां से आया Q1 by R1 इज इक्वल टू Q2 by R2, यही चीज हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ। नाउ ये जो Q1 था इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखे थे, चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, और तब सिग्मा 1 by सिग्मा 2 इक्वल टू R2 by R1 लाए। और फिर हम लोग निष्कर्ष निकाले थे कि बड़े वाले गोले में चार्ज अधिक रहेगा, ध्यान रखना, और छोटे वाले गोले में चार्ज कम रहेगा। मगर
बड़े वाले गोले के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम रहेगा और छोटे वाले के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 ज्यादा है। ठीक, हम लोग ये चीज देखे थे पिछले क्लास में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोग देखे पिछले क्लास का, जिसमें कि दो गोला था, एक बड़ा गोला एक छोटा गोला। बड़े गोले में चार्ज ज्यादा रहेगा, छोटे गोले में चार्ज कम रहेगा जब हम वायर से कनेक्ट करते हैं। लेकिन बड़े गोले के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहेगा और छोटे गोले के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। फिर हम लोग इसी चीज को एक्सटेंड किए थे कि कई गोला को एक साथ जब हम डाल देंगे तो जो सबसे छोटा गोला है उसके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो जाएगा। ये सिनेरियो भी आप लोग देख चुके थे। उसके बाद कहे काहे ढेर सारा गोला रहेगा, एक नुकीला सा मेटल है। इस सिचुएशन में क्या होगा, कहेंगे यहाँ ब्लर पोर्शन के पास, वाइडर पोर्शन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम रहेगा और जो नुकीला पोर्शन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा। उसके बाद हम लोग इसी संदर्भ में और चर्चा किए कि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई मशीन है और उस मशीन के पास में कोई आदमी खड़ा है, तो यहाँ उसके फ्लैट सरफेस के पास रहेगा तो उसको करंट नहीं मारेगा। लेकिन इस मशीन के नुकीले पोर्शन के पास कोई आदमी खड़ा है, जैसे मिस्टर ए खड़ा है, तो इसको करंट लग गया, हालांकि वो छुआ भी नहीं था। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नुकीले पोर्शन के पास जो एयर होता है उसका डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। हम लोग ये भी चर्चा की। इस संदर्भ में हम लोग और आगे बढ़े थे और आगे हम लोग चर्चा ये किए थे कि जो हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी का लाइन रहता है उसको एचटी लाइन हम लोग कहते हैं। और एचटी लाइन के नजदीक में कभी कभी दुर्घटना घट जाती है, क्योंकि मान लो कोई बच्चा है जो जमीन के पास खड़ा है और वो गीला बांस या नुकीला चीज लेकर के उसके पास से गुजर रहा है, हालांकि वो उसको छूता नहीं है, उसके बावजूद भी उसमें चिंगारी या डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। ये हम लोग देखे थे। साथ ही साथ हम लोग पिछले क्लास में ये भी देखे थे कि कोई क्लाउड है, बादल है, बादल के पास से हम लोग थंडरिंग अरेस्टर, तड़ित चालक लगाते हैं, मकान के छत पे त्रिशूल नुमा आकृति लगाते हैं। ये भी जो है सो बादल के बिजली को अपनी ओर खींच करके सीधा डायरेक्ट जमीन में ट्रांसफर कर देता है और हमारे मकान को सुरक्षा प्रदान करता है। ये भी हम लोग देख चुके थे। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़े थे तो कहते नेचर में भी इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि नुकीला चीज होता है, यहाँ पे नुकीला पत्ता होता है और पेड़ का, खजूर का, नारियल का, ताड़ का पत्ता बहुत नुकीला होता है और इसके पास भी कुछ ऐसा ही गुण होता है कि हवा का डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन करता है नुकीला पोर्शन और तब क्लाउड से इसका कनेक्शन ज्यादा क्लोज स्टैब्लिश हो जाता है और वो सीधा बिजली अपनी ओर खींच लेता है, ना कि छोटे मोटे घर मकान में बिजली जाता है। तो छोटा मोटा घर मकान को बचाने का काम करता है ये बड़ा ऊंचा पेड़, जैसे तार का पेड़, खजूर का। हम लोग गुरुकुल का भी एग्जांपल लिए थे कि गुरुकुल के बगल के में जो मकान है, हालांकि गुरुकुल एक ऊंचा बिल्डिंग है, उसके बावजूद भी हम लोग देखें कि उसके बगल में थोड़ा कम ऊंचाई का भी बिल्डिंग के ठीक बगल में बड़ा सा ऊंचा सा टावर है और इस टावर से निकलने वाले रेडिएशन को गुरुकुल के छत पे लगा हुआ जो टीना का छत है वो रेडिएशन को रोकता है, जो गुरुकुल को प्रोटेक्शन देता है। साथ ही साथ इस टावर में जो एक थंडरिंग अरेस्टर, एक त्रिशूल लगा है, वो बादल से बिजली को खींच के डायरेक्ट जमीन में भेजता है। तो ये सब कुछ बेसिक एग्जांपल हम लोग देखे थे पिछले क्लास में। वी सॉ वन डेरिवेशन। डेरिवेशन है, दो स्फीयर है Q1 और Q2। बड़े वाले स्फीयर में दो स्फीयर है A और B। बड़े वाले स्फीयर में Q1 चार्ज है, छोटे वाले स्फीयर में Q2 चार्ज है और बड़ा वाला स्फीयर के अंदर में छोटा वाला स्फीयर। तब हम निकाले थे बड़े वाले स्फीयर के किसी पॉइंट A का पोटेंशियल और छोटे वाले स्फीयर के किसी पॉइंट B का पोटेंशियल। और हम लोग डिस्कस किए थे भैया किसी भी हालत में जो छोटा वाला स्फीयर है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा बड़े वाले स्फीयर, VB इज ग्रेटर देन VA। ये हम लोग देखे। इसका मतलब है कि हर हालत में जो कुछ भी चार्ज बचेगा अंदर में वो सारा का सारा चार्ज बाहर चला जाएगा, अंदर के गोले से बाहर की ओर वो ट्रांसफर हो जाएगा। ये भी हम लोग चर्चा कर चुके। सो चार्ज इनर स्फीयर से वायर कनेक्ट कर देने के बाद स्वतः ही आउटर स्फीयर में ट्रांसफर हो जाता है। ये भी हम लोग पिछले क्लास में चर्चा की थी और पिछले क्लास में हम लोग
इंट्रोडक्शन दिए थे वान डी ग्राफ जनरेटर का, कहते आज हम लोग को यही पढ़ना है वान डी ग्राफ जनरेटर। और भैया वान डी ग्राफ जनरेटर क्या कहता है? कहता है ये एक मशीन है, ये एक डिवाइस है जो बहुत हाई अमाउंट में चार्ज को जमा करता है और ये अपने आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग वोल्टेज जनरेट कर लेता है और उस वोल्टेज से हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को बहुत हाई स्पीड दे देते हैं और बहुत हाई स्पीड देने की वजह से ये चार्ज पार्टिकल किसी बड़े से एटम, रेडियो एक्टिव एटम्स उसको कहते हैं, बड़ा एटम होता है, उसके न्यूक्लियस में जाकर के उसको टकरा जाता है और न्यूक्लियस को तोड़ देता है और न्यूक्लियर रिएक्शन यानी कि एटम बम वगैरह इसी तरह से बनता है। तो वान डी ग्राफ जनरेटर में आपको किसी पॉजिटिव चार्ज को बहुत हाई स्पीड से एक्सीलरेट करने की आवश्यकता होती है। कहता है ये वान डी ग्राफ जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? इसको जूम करके देखिए, इसमें हम देखे हैं कि ये दो सिद्धांत पे कार्य करता है। एक कोरोना डिस्चार्ज नियर शार्प मेटल एज, जो हम लोग पढ़े नुकीला चीज के आसपास कोरोना डिस्चार्ज होता है यानी कि चिंगारी उत्पन्न होता है। और दूसरा हम लोग ये पढ़े कि इफ एनी मेटल इज प्लेस्ड इनसाइड हॉलो कंडक्टर, कोई हॉलो कंडक्टर के अंदर में कोई धातु है और उसको आप किसी वायर वायर से कनेक्ट कर दिए, देन होल चार्ज ऑफ इनर स्फीयर गेट ट्रांसफर्ड टू आउटर स्फीयर इफ यू कनेक्ट इट थ्रू वायर। यदि आप तार से उसको जोड़ देते हो तो अंदर के स्फीयर से बाहर के स्फीयर में सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। तो ये वान डी ग्राफ का हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल और कार्य प्रणाली समझे। क्या मतलब होता क्या है जानते हैं? वान डी ग्राफ एक डिवाइस है जो कि बहुत हाई वोल्टेज जनरेट करता है, बहुत हाई चार्ज जमा करता है, किसी चार्ज पार्टिकल को बहुत तेजी से एक्सीलरेट करता है और इसके मदद से न्यूक्लियर रिएक्शन या एटम बम तक बनाने का काम होता है। इससे किस सिद्धांत पे ये कार्य करता है? तो ये कहे भैया ये कोरोना डिस्चार्ज ये सिद्धांत पे कार्य करता है। और किस सिद्धांत पे कार्य करता है कि यदि दो स्फीयर है तो एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में, एक स्फीयर अंदर में और एक स्फीयर बाहर में है, तो अंदर के स्फीयर से बाहर के स्फीयर में चार्ज स्वतः ही ट्रांसफर हो जाता है। That's all about last day class। पिछला दिन का क्लास का जिक्र किए। आज हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन एंड फिगर ऑफ कोरोना डिस्चार्ज एंड वर्किंग। थोड़ा डेरिवेशन, थोड़ा डिफिनेशन, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों को हम लोग देखेंगे, उसका फिगर बनाएंगे। मगर एक काम करते हैं, हम अभी एक वीडियो चलाएंगे और ये वीडियो चला के आपको हम दिखाएंगे वान डी ग्राफ जनरेटर का वर्किंग। ये वान डी ग्राफ जनरेटर का पिक्चर है। इसमें हम देखते हैं कि जब वान डी ग्राफ जनरेटर को चार्ज देते हैं तो वो बगल में रखे पेंडुलम को अपनी ओर खींचता है और फिर एक कंडक्टिंग रॉड को उसके निकट लाते हैं तो कोरोना डिस्चार्ज होने से जनरेटर का चार्ज समाप्त हो जाता है और पेंडुलम फ्री हो जाता है। इस प्रक्रिया में हम यह देखेंगे कि वान डी ग्राफ जनरेटर में चार्ज किस तरह से उत्पन्न होता है। सबसे पहले मशीन को ऑन करते हैं, नॉब घुमाते हैं। ऐसा करने से मोटर रोटेट होने लगता है और मोटर के रोटेट होने से पुली में घूमने से पुली के ऊपर जो कुचालक यानी कि इंसुलेटिंग सब्सटेंस का बेल्ट लगा है उन दोनों के बीच में रबिंग की वजह से चार्ज उत्पन्न होता है और मेटल एक चार्ज रख लेता है और इंसुलेटिंग बेल्ट में दूसरा चार्ज जाता है और वह चार्ज मान लिया नेगेटिव चार्ज बेल्ट के थ्रू ऊपर जाता है और इस प्रकार हम थोड़े समय में मोटर के घूमने से स्वतः ही बेल्ट में नेगेटिव चार्ज और पुली में पॉजिटिव चार्ज को देख सकते हैं। अब हम इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। पुली का पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड के नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है और वह नेगेटिव चार्ज बेल्ट के बाहरी सतह पर जा रहा है और यह बाहरी सतह में उपस्थित चार्ज बड़े स्फीयर के अंदर उपस्थित कॉम्ब लाइक मेटेलिक स्ट्रक्चर के द्वारा अट्रैक्ट होता है और यह चार्ज धीरे धीरे पूरे के पूरे हॉलो स्फीयर के आउटर सरफेस पर जमा होने लगता है। मगर हम लोग जैसा कि जान चुके हैं कि हॉलो स्फीयर में चार्ज नीचे से देने से ऊपर में जितना चाहें उतनी अधिक मात्रा में चार्ज को जमा कर सकते हैं
अंदर के प्रक्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये चार्ज हो चुका है, पेंडुलम को खींचा और डिस्चार्ज होगा। इस तरह से वान डी ग्राफ जनरेटर कार्य करता है। बेटर, चलिए देखिए। सबसे पहला चीज जो हम चर्चा करेंगे, ओरिजिनल वान डी ग्राफ जनरेटर। ये पहला है। दूसरा, मोस्ट ऑफ इंटरनेशनल बुक में दिखाया गया वान डी ग्राफ जनरेटर, वान डी ग्राफ जनरेटर। और तीसरा हम लोग चर्चा करेंगे एनसीईआरटी बुक का वान डी ग्राफ जनरेटर। तो देखिए ये 3 बार हम लोगों को वान डी ग्राफ जनरेटर, यानी कि तीनों अलग अलग है, तब ना हमको 3 बार पढ़ना है। वान डी ग्राफ जनरेटर जो वान डी ग्राफ ने सबसे पहले उन्होंने खुद से बनाया, वो वाला सबसे पहले पढ़े। उसके बाद दूसरा जिसका वीडियो आप देखे वो नंबर 2 है, और उसी में एडवांस जो है आपके एनसीईआरटी बुक में दिया वो नंबर 3। तीनों को स्टेज वाइज देखेंगे, कोई डिफिकल्ट काम नहीं और ना ही ज्यादा डिफरेंस है। सो वी विल नॉट फाइंड मच प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम आपको बताए कि स्टार्ट हम लोग करेंगे 3 तो में जो सबसे बेसिक है वो दिखाते हैं। सबसे बेसिक क्या कहानी है और कैसे वो लेटर स्टेज में मॉडिफाई हुआ है, ये सब भी आपको दिखाएंगे। इमेजिन करो एक गोला है और इस गोले में नीचे में कुछ ऐसे कटा हुआ पोर्शन ऐसे, और उसके बाद एक पुली है, पहिया है। बच्चा लोग जैसे साइकिल चलाता है वैसे पहिया है। इसमें पैडल लगा हुआ था। अब पैडल लगा करके मोटर जो था वो पहले मोटर वान डी ग्राफ के टाइम में मोटरो नहीं हुआ था, बिजली कुछ नहीं था। ये ओरिजिनल वान डी ग्राफ के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो करंट उत्पन्न करके खेलते थे। ये चीज दिखाने का कोशिश किया गया है। तो इसमें यह दिखाने का कोशिश किया गया है कि 2 तो आपका पुली है, एक पुली नीचे था और एक पुली ये है, 2 पुली है। और इसको हम दूसरका दोनों पुली को एक बेल्ट के मदद से जोड़ते हैं। सो एक बेल्ट दिखा रहे हैं। और इसको किसी भी मीन्स से हम घुमाएंगे। नीचे वाला उस समय से साइकिल का जैसे पैडल होता था ना, वैसे ही पैडल से इसको घुमा। अब ये घूमने से क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे पुली है, पुली, और ये है बेल्ट। एकदम बेसिक वाला हम लोग पहले देखें। पुली और बेल्ट है। पुली और बेल्ट 2 अलग अलग मटेरियल है, 2 डिफरेंट मटेरियल। और 2 अलग अलग मटेरियल है तो इनमें होगा रबिंग। जब आप इसको घुमा रहे हो तब रबिंग होगा।
रबिंग होने से क्या होगा, रबिंग होने से एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। मान लो कि ये मेटल का पुली है, यदि ये पुली मेटल का है तो मेटल में इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की क्षमता हो, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, मेटल का पुली। और बेल्ट है कुचालक, प्लास्टिक, रबड़ एक्सेट्रा, मगर ये बेल्ट के अंदरूनी हिस्से में नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। ध्यान देना, अंदरूनी हिस्से में नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। लेकिन बेल्ट के अंदरूनी हिस्से में नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है, मगर जितना नेगेटिव चार्ज बेल्ट के अंदरूनी हिस्से में, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पुली में रहेगा। यहां लॉट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लॉट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद वान डी ग्राफ क्या किए कि एक कंघी जैसा संरचना ली, और वो कंघी जैसा संरचना यहां है। एक मिनट रुको, ये कंघी जैसा संरचना यहां है। ये कंघी जैसा संरचना मेटेलिक कॉम्ब होता है, मेटल कॉम्ब, मेटल कॉम्ब है, धातु का कंघी नुमा संरचना। और इसको समहाउ कनेक्ट कर दिए अर्थ से। अर्थ से क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस चार्ज को ट्रांसफर करेगा। अब देखो क्या होगा, ये मेटल का कॉम्ब जो नुकीला पोर्शन, वो बेल्ट से सटेगा नहीं, क्योंकि सटा दोगे तो बेल्टवा को काट देगा, नुकीला नुकीला है, काट देगा। तो इसको क्या करेगा, ये मेटल कॉम्ब में यहाँ जो पुली है जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो गया था, जूम करके देखिएगा, पुली को हम यहाँ पे दिखाए हैं, लॉट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है पुली के पास। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये कंघी नुमा जो आपका मेटेलिक कॉम्ब है, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। गौर करना, ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, जमीन से आ जाएगा, क्योंकि ये धरती से जुड़ा हुआ है। देखो इसको थोड़ा सा जूम वूम करके देख लो अच्छे से। अब ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज पहुंचेगा किस पे, पहुंचेगा बेल्ट। मगर ये बेल्ट है आपका मोशन, बेल्ट गति, बेल्ट गति में, यानी कि बेल्ट, आप पुली को घुमा रहे हो तो स्वाभाविक सा बात है कि पुली से कनेक्टेड है तो बेल्टवा घूमेगा। जैसे हम लोग आटा पिसाने के लिए जाते हैं चक्की में, तो देखते हो ये तो मोटर होता है, तो बेल्ट खींचा रहता है, और अंदर में ग्राइंडर को मशीन से पिसता है। तो अब क्या होगा, फिर जो नेगेटिव चार्ज है, इसी सरफेस का नेगेटिव चार्ज ये नुकीला पोर्शन से उछल उछल के बेल्ट के बाहरी सतह है। गौर करना, तो दो जगह नेगेटिव चार्ज दिखाए, एक बेल्ट के अंदर के हिस्से में, वो बेल्ट के अंदर के हिस्से में आया है पुल्ली से, पुल्ली में रबिंग के वजह से। अब बेल्ट के बाहरी से सतह में आया है पुल्ली के पॉजिटिव चार्ज के वजह से जमीन से। गौर करना, उसके बाद यहां पे फिर से एक कंघी, और ये कंघी को कनेक्ट कर दिए इससे। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज ऊपर आया, मगर ऊपर में ये तुमको लगेगा सर कंघी तो सटा हुआ नहीं है, लेकिन कंघी नुकीला है, ये हवा का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन करेगा और इसको नेगेटिव चार्ज दे देगा, और ये नेगेटिव चार्ज फाइनली इस मेटल के सरफेस पे बाहर में आ जाएगा, जमा। और उसके बाद मान लो कोई आदमी है, कुछ नहीं है, साइकिल का पहिया है, इसको से घुमाया, ये तो बेल्ट है, कुछ नहीं, और ये हो गया नेगेटिव चार्ज। ये तो कोई आदमी आया, मान लो कहेगा रुको रुको रुको, एक काम करो जी, तुम छुओ, तो ये भाई साहब एक तो लाल ऐसा आदमी है, मान ये, इसको जो है सो बुलाया के वान डी ग्राफ, एक काम करो जी, जमीन पे मान लो खड़ा है, तो ये अर्थ है, इसको क्या छू के दिखाओ, आदमी क्या जानेगा, एक तो बॉल है, मेटल का धातु है, एक तो पुलियर हाथ से घुमा रहा है, साइकिल से, कुछ था ही नहीं, और छूटा था, इसमें जो इतना चार्ज जमा हो गया, तो इसको जो है सो करंट मारता था। जैसे हम लोग को हमारे बॉडी में स्टैटिक चार्जिंग हो जाता है, हम लोग को मेटल का नॉब जूता उता पहनते हैं, कहीं चल रहे होते हैं, तो एयर के रेसिस्टेंस पे स्टैटिक चार्जिंग होता है, तो एक पल के लिए झटका मारता है, ये झटका मारता है। यही है वान डी ग्राफ जनरेटर। क्या क्या है इसमें,
एक तो पुली, एक तो और पुली, एक तो पुली नीचे, एक तो पुली ऊपर, दोनों पुली के कनेक्शन में एक तो है बेल्ट, और पुली से चार्ज गया, और चार्ज गया और वो चार्ज जाके ऊपर के गोला में, ये हॉलो मेटेलिक स्फीयर है, ये एक मेटेलिक स्फीयर है, बिग मेटेलिक स्फीयर। ये बड़ा होता है, मतलब जैसे घर में डेक्ची उच्ची होता है खाना वाना बनाने का, उस तरह का संरचना है, बड़ा सा, जिसको छूता है और मस्त टाइप करंट लगता है। बोलो ये बेसिक वाला समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। यस पक्का? यस। देखो हम Yes, sir. 3 बार पढ़ेंगे, अब पहला बार में तुम लोग गड़बड़ाए तो भैया गड़बड़ हो जाएगा। चलिए जरा सा आप लोग हाथ उठाइए, आप में से कौन है जो ये इस चीज को एक एक करके पूरी बात को एक्सप्लेन कर सकेगा, जरा हाथ उठाओ जो हम बताए। संदीप, श्रुति, ओके, 2 आदमी हाथ उठाए, एक्सप्लेन करेंगे। यथार्थ, अच्छा, भव्य, अच्छा, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा संदीप तुमसे लास्ट में सुनेंगे, थोड़ा जूनियर को मौका देते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। हाँ ठीक, चलो यदु बोलो क्या समझे जी, सुनाओ। सर एक बड़ा सा स्फेयर है सर, हाँ, उसमें पुल्ली को कनेक्ट किए, अच्छा, पुल्ली में हम लोग नीचे साइड से पॉजिटिव चार्ज आया, जो हम लोग गोल घुमा रहे थे इसको। पॉजिटिव चार्ज कहाँ से है? हमको तो दिख नहीं रहा है, वीडियो देखो ध्यान से, सोच के बोलो। सर हम लोग पुल्ली को गोल घुमाए, हाँ, अर्थ से क्या कहते हैं नेगेटिव चार्ज आया और पुल्ली में पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अर्थ से नेगेटिव चार्ज काहे आया? अर्थिंग के कारण। अर्थिंग के कारण। आंसर सही नहीं है, सटीक नहीं है। अच्छा ठीक, और बोलो। उसके बाद वो ऊपर गया, हाँ, ऊपर में एक नुकीला धातु के कारण हाँ, इसमें इस स्फेयर में चार्ज आ गया। स्पेयर में नुकीला धातु के कारण क्यों? क्योंकि वहां पे कोरोना डिस्चार्ज जो हुआ। अट्रैक्ट करता है, हाँ, उसके बाद स्पेयर में काहे गया, बाहर काहे गया? कनेक्ट हुआ, काहे की फॉर कनेक्टेड था सर। कनेक्टेड से नहीं, पिछला क्लास भी ब्लैंक है तुम्हारा। हाँ, अच्छा ठीक, भाव्य बोलो। भाव्य, सर। हाँ यस बोलो। सर। सर पहले 2 पुली लगाया गया सर, एक नीचे में पुली और एक ऊपर में पुली। हाँ, दोनों पुली को बेल्ट से कनेक्ट किया गया। हाँ, फिर उस नीचे वाले पुली को घुमाना शुरू किया गया। हाँ, फिर रबिंग के वजह से हाँ, पुली में पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होना शुरू हुआ। पुली में अच्छा, पॉजिटिव चार्ज आया और बेल्ट में नेगेटिव चार्ज आया। क्यों पुली में पॉजिटिव चार्ज और बेल्ट में नेगेटिव चार्ज आया? सर क्योंकि फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग से ऐसा दोनों को घुमाया गया था, तब रबिंग फ्रिक्शन हुआ मेथड दोनों ऑफ में। चार्जिंग से पुली में पॉजिटिव चार्ज क्यों आया और बेल्ट में नेगेटिव चार्ज क्यों आया? सर तो पुली में नेगेटिव चार्ज भी आ सकता था। नहीं आ सकता था, हम बोले थे, ध्यान से सुने नहीं थे आप। हम बोले थे पुली मेटल का है, मेटल का पुली है। अरे मशीन का चक्का धातु का रहता है, और बेल्ट बोले थे प्लास्टिक या रबड़ का है। लेकिन रिकॉल करो, हम ये चीज बोले हैं कि प्लास्टिक या रबड़ में इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता होती है। कंघी को तुम अपने बाल में रगड़ते हो तो कंघी नेगेटिव चार्ज हो जाता है, याद आ रहा है? यस सर। हाँ देखो, कोई दूध वाला आया है, एक बार मम्मी को बोल दो उधर से। हाँ यथार्थ एक बार देखो, हाँ सुनो, आगे बोलो। सर फिर तो पॉजिटिव चार्ज उस पुली में रह गया है और नेगेटिव चार्ज का बेल्ट घूमे जा रहा है। अच्छा, और नेगेटिव फिर चार्ज बेल्ट में कहाँ है? अंदर है कि बाहर है? सर उसके सरफेस पे है सर। सरफेस पे, अंदर साइड की बाहर साइड? अंदर साइड से। अंदर साइड रहेगा क्योंकि वो कुचालक है बेल्ट, बाहर नहीं यस गया। सर। ठीक, Yes, आगे sir. बोलो।
सर फिर मेटल का कॉम्ब एक तो छोटा सा उसके नीचे वाले पुली के पास थोड़ा सा दूर में रखा गया है, जिस कारण से उसको अर्थ में कनेक्ट कर दिया गया है। तो मेटल में जो आगे में नुकीला नुकीला है, उसी से पॉजिटिव चार्ज जो है वो उससे थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है नीचे से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और जो फिर बेल्ट में चले जाएगा, बेल्ट के बाहरी सतह पे रह जाएगा, वो पुली तक नहीं पहुंचेगा। हाँ, बाहरी सतह में चले जाएगा। और फिर धीरे धीरे जो घूम रहा है सर वो पुली, और फिर तब ऊपर वो गोले से कनेक्टेड है। फिर गोले में एक छोटा सा उसी तरह का एक कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर वहां पर भी है, जो उससे थोड़ा सा दूर है, सटा नहीं है। और फिर इलेक्ट्रॉन फिर उसमें जाने लगेगा, और फिर वो स्फेयर में नीचे से जाएगा और उस स्फेयर में पूरा फैल जाएगा वो चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और फिर कोई आदमी नीचे से जाके स्फेयर में काहे पहुंचेगा सर? क्योंकि यदि नीचे से मतलब चार्ज जाएगा तो ऊपर में जितना में चाहे उतना चार्ज स्टोर हो सकता है सर। हाँ, कल ये चर्चा हुआ है कि अंदर से स्फेयर रहेगा, उसमें चार्ज रहेगा, वो अंदर से वो स्फेयर है, वो जो कंघी है वो भी छोटा छोटा बहुत बारीक छोटे छोटे स्फेयर से बना हुआ है, और उसका चार्ज फाइनली बाहर में चला। ठीक है संदीप, एनी इशू? नो सर। हाँ, भव्य कुछ बोल रहे थे? सर हो गया। ठीक है, देख लो, हम फिर से इस चीज को रिमाइंड करना चाह रहे हैं कि पहले फ्रिक्शन होगा। अब फ्रिक्शन होने से पुली और बेल्ट में रबिंग होगा। पुली सामान्यतया धातु का होगा, और बेल्ट क्या चीज का हो सकता है? चमड़ा का हो सकता है, रबड़ का हो सकता है, लेदर, प्लास्टिक, यही सब चीज का। तो रबिंग के वजह से पुली से बेल्ट में चार्ज गया, और पुली से बेल्ट में कैसे चार्ज जाएगा? पुली में रहेगा पॉजिटिव चार्ज और बेल्ट में जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि पुली जो है वो मेटल का होगा, और मेटल का सामान्यतया होगा तो मेटल तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और ये प्लास्टिक, रबड़ एक्सेट्रा में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होगी। तो वो जो चार्ज इंड्यूस हुआ फर्स्ट राउंड में, वो कहां से हुआ? वो हुआ पुली के भीतर में गिज गिज ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज जो है जितना पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है, मगर नेगेटिव जो है वो बेल्ट के अंदरूनी हिस्से में है, और वो बेल्ट के अंदरूनी हिस्से में पूरी तरह से पूरे बेल्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटा हुआ है। अच्छा, बट गया। हाँ, तो अब जो तुम कंघी लाए जो कि जमीन से जुड़ा हुआ था, वो कंघी बेल्ट के नेगेटिव चार्ज को फील करने के बजाय बेल्ट के भीतर में पॉजिटिव चार्ज को फील किया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक के जगह खूब ज्यादा घिच करके था, और बेल्ट में अंदरूनी हिस्से में बेल्ट में नेगेटिव चार्ज फैला हुआ था। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा? अब कंघी से नेगेटिव चार्ज को खींचेगा। यानी सर कनेक्शन तो है नहीं, खिंचाएगा, जमीन से कंघी तक कनेक्शन, ठीक, लेकिन कंघी नुकीला है, तो उससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होकर के बेल्ट के आउटर पोर्शन में चला जाएगा। और यदि बेल्ट के आउटर पोर्शन में जाएगा भैया, तो बेल्ट के आउटर पोर्शन तक वो पहुंचेगा, लेकिन आउटर से वो पुली तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि बेल्टवा है कुचालक। एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हुआ, मगर बेल्ट का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो बेल्ट कुचालक है, तो बेल्ट के बाहरी सतह पर नेगेटिव चार्ज आया। एकदम ध्यान से देखिएगा कि अंदरूनी सतह में दोनों तरफ हम चार्ज दिखाए हैं नेगेटिव, और बेल्ट में बाहरी सतह पे खाली एक के तरफ लेफ्ट साइड में चार्ज दिखाए हैं नेगेटिव, और वो नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, और ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर में फिर से बड़े से गोले, मेटल का गोला के अंदर में एक और कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। वो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उस बेल्ट से सटा तो नहीं है, मगर कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में तो ये गुण होता है कि वो जो हवा है उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कर सकता है, और ना सटा होते हुए भी वो कनेक्शन देगा और करंट फ्लो करेगा, और बेल्ट के बाहरी सतह पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको वो खींच लेगा, और खींच करके खींचता चला जाएगा, और सारा चार्ज इनर स्फीयर से आउटर स्फीयर में ट्रांसफर हो जाएगा, और आउटर स्फीयर में चार्ज धीरे धीरे जमा हो जाएगा, बहुत चार्ज जमा हो जाएगा। अब वान डी ग्राफ क्या करता था? कहता था अब
कोई आदमी आता था, कहता छू भी देखा, उसको तो समझ में नहीं आता था, छूता था, बड़ी जोर से करंट मारता था, दीदी आकर के भाग जाता था, ये करंट मारने को की कुछ हो गया। तो ये इस तरह का एक खेल था, ये बहुत ही पुराना, आज से 250-300 साल पुराना सेटअप है, आज का नहीं। उस समय करंट इलेक्ट्रिसिटी भी डेवलप उतना नहीं हुआ था। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो नो सर। सर। नो, एकदम क्लियर। ये भाई साधारण सी बात है। अब हम लोग इसी में वान डी ग्राफ जनरेटर में सेकेंड वर्जन पढ़े। सेकेंड वर्जन क्या, वो हाथ से जो पहिया ऐसे घुमाते थे वो हाथ से नहीं घुमाएंगे, क्या करेंगे, मोटर से घुमाएंगे। बात समझ में आ रहा है? किससे घुमाएंगे? मोटर से। मोटर से। अच्छा, आप सोच सकते हैं कि मोटर से घुमाने से क्या क्या फायदा होता होगा? आप लोग देखे थे कि नहीं? अभी वीडियो चलाए थे तो उसमें आपको मोटर से चलते हुए दिखाया। सर तो रबिंग ज्यादा होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा ज्यादा। नहीं शिवम, और कुछ? ठीक है, हम बताते हैं। हाथ से यदि आप जनरेट करते हो तो एक आदमी उस जगह भी खड़ा है। सबसे पहला, हाथ से साइकिल पैडल चलाओगे तो उसको भी करंट मारने का डर है, ये पहला सेफ्टी रीजन है। और दूसरा, मोटर से चलने से बेल्ट पुली जो है बड़ा तेजी से घूमेगा। हथवा से घुमाएंगे उसके तुलना में तो मोटर तेजी से घूमेगा। यही कुछ शिवम बोलने का कोशिश कर रहा था कि तेजी से ज्यादा चार्ज जमा होगा, कुछ उस तरह का। तो बेसिकली बेल्ट तेजी से घूमेगा। ठीक, उससे क्या होगा, बेल्ट तेजी से घूमेगा तो गोले में चार्ज तेजी से जाए। ठीक, अरे चार्जवा धीरे धीरे जाए तेजी से जाए, फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है, एक टर्म है, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए, कागज कलम आपके पास जरूर होगा। एक टर्म लिखिए, एटमॉस्फेरिक चार्ज थेफ्ट। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, चार्ज मतलब आवेश, थेफ्ट मतलब चोरी। हवा आवेश की चोरी करता है। सो एक टर्म आप लोग कॉपी में लिखिए, एटमॉस्फेरिक चार्ज थेफ्ट। लिख लिए सबको? सर लास्ट का स्पेलिंग क्या है? एटमॉस लिख देते हैं, रुको, हमको ये चीज लिखने का मन नहीं था यहाँ, फिर भी हम लिख देते हैं। एटमॉस्फेरिक चार्ज थेफ्ट। थेफ्ट मतलब चोरी। अब ये टर्म आपको खोजना है गूगल में। ऑफ कोर्स कहीं दूसरे बुक में रहता है, लेकिन एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं है। वो एटमॉस्फेरिक चार्ज थेफ्ट एक टर्म है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझेगा तो आप समझ नहीं पाएगा कि वान डी ग्राफ जनरेटर का 3-3 वर्जन आया तो क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये हम लोग को समझना है। तो एटमॉस्फेरिक चार्ज थेफ्ट किस तरह से होता है ये आपको जानना है। बेसिक रूल हम बता रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसमें चार्ज रहता है, उसमें हवा खुद ही उसके चार्ज को चोरी कर देता है। कैसे करता है ये आप लोग थोड़ा गूगल में अध्ययन कीजिएगा, ये हम नहीं बताएंगे, मगर बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। किसी भी किताब में या गूगल में किसी भी आप आर्टिकल में पढ़िएगा, 2 से 5 मिनट में आपको समझा दिया जाएगा। हो सकता है छोटा मोटा एनिमेशन भी आपको GIF फाइल या यूट्यूब में मिल जाए। इस टर्म को खोज लीजिएगा आप। हाँ, यदि खोजिएगा और आपको उसके बाद कोई टर्म समझ में नहीं आया, आप पूछिएगा, हम आपको जरूर एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम इसके मूड में नहीं है और हम इसको इरेज करने के मूड में हैं। सो हम एटमॉस्फेरिक चार्ज थेफ्ट वर्ड को पूरी तरह से मिटा रहे हैं। सो क्या हम बताए, कहे एटमॉस्फेरिक चार्ज थेफ्ट होने का मतलब क्या हुआ? ये जो गोला है ना, ये गोला में उपस्थित जो चार्ज होता है मेरा, वो चार्ज घटता है। तुम ये सोचोगे कि तुम चार्ज दिए जा रहे हो, चार्ज दिए जा रहे तो गोला में बहुत ज्यादा चार्ज जमा होगा, ऐसा नहीं होता। अपने वो हवा भी चार्ज को निकालते रहता है, तो उसमें करंट का जो झटका लगेगा ना, वो उतना नहीं लगेगा, क्योंकि खूब ज्यादा चार्ज जमा नहीं। और आज की डेट में वान डी ग्राफ जनरेटर में तो लाखों करोड़ों वोल्टेज जमा कर देते हैं। तो उसमें तीसरा स्टेज भी आता है। तीसरा स्टेज क्या होता है कि ये जो आप अर्थ से कनेक्ट रखे हो, वो अर्थ से कनेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि 1000 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट। सो आप देखिए, हम 2 स्टेज की, ये था बेसिक, जो आपका बेसिक
सेटअप था, इस बेसिक सेटअप में हम लिखते हैं बेसिक। बेसिक सेटअप में क्या करते हैं, हैंड रोटेटेड लोअर पुली। दो तो पुली है, एक नीचे में है और एक ऊपर। लेकिन ऊपर का पुली को घुमाने की जरूरत नहीं है, वो नीचे का पुली है, वो कसा हुआ है, बेल्टवा घूम रहा है, तो अपने ऊपर वाला भी घूमेगा। कि तुम साइकिल का पेडल घुमाते हो तो एक पेडल को घुमाते चकवा घूमता है ना, कुछ वैसे ही। तो ये हैंड रोटेटेड लोअर पुली, ये फर्स्ट था जो हम लोग पढ़ लिए। सेकेंड में क्या होगा, उसमें एक स्टेप आगे होगा मोटर। मोटर में TER की TOR? OR हाँ ठीक है, थैंक यू। मोटर ड्रिवन लोअर पुली। मोटर ड्रिवन लोअर पुली का दो फायदा बोले। एक बोले सेफ्टी, अब बिजली आ गया, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया। और दूसरा बोले फास्टर चार्ज ट्रांसफर, रबिंग नहीं। तो रिकॉल करो, शिवम बोला था तो उसको काटे थे, क्योंकि रबिंग फ्रिक्शन वर्ड बोल दिया था। रबिंग नहीं हम बोल रहे हैं, क्योंकि रबिंग की वजह से चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता है। चार्ज का ट्रांसफर जमीन से होता है, गौर करना से। और वो फास्ट ट्रांसफर होगा क्योंकि बेल्टवा तेजी से जाएगा, और वो जो है सो ऊपर के सतह पे, गोला के बाहरी सतह पे जाएगा। सो यहां लिखेंगे, पहला तो बोले सेफ्टी रीजन, दूसरा बोलते हैं फास्टर, फास्टर चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम अर्थ टू प्रिवेंट, गौर करना, प्रिवेंट, इसको फेयर करना बढ़िया से। टू प्रिवेंट क्या, टू प्रिवेंट एटमॉस्फेरिक चार्ज थेफ्ट। हवा जो चार्ज को चुराता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, ये आपका सेकेंड स्टेज हो गया। बोलिए कहीं कोई समस्या? नो सर। नो सर। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, अब हम लोग आते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में या मॉडर्न एबीसी के बुक में जो दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। हो गया ले लिए सर। ठीक। देखिए तीसरा स्टेज हम क्या करेंगे, ये मोटर ड्रिवन तो रहबे करेगा, उसके बाद ये जो डायरेक्ट आप सिंपली जमीन से कनेक्ट किए हो, ये सिंपली जमीन से कनेक्ट करने के बजाय हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दे। हाई वोल्टेज का क्या मतलब, 1000 10⁻³ वोल्ट के ऑर्डर का। और इसमें जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो कितना वोल्टेज उत्पन्न होगा, वो हो जाएगा वोल्टेज जो इस पेयर पे होगा, ये हो जाएगा 10⁻6 वोल्ट के ऑर्डर का। बाप रे, 10⁻6 मैंने, हाँ 10 लाख, वाह वाह, इतना वोल्टेज खतरनाक चीज है, बहुत डेंजरस चीज, क्वांटिग्राफ जनरेटर। बोलिए समझ में आ रहा है? तो हम एक फाइनल आपको एक आउटपुट दे देते हैं, मतलब एक आइडिया दे देते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे हम मोटर ड्रिवन पुली, ये है आपका मोटर ड्रिवन पुली। एक और है भैया, इतने बड़ा, यहां भी है पुली, फिर दिखाएंगे। बेल्ट, ये दिखा रहे हैं बेल्ट। अब बेल्ट पुली के ऊपर ऐसे चल रहा है।
अब मोटर दिखाने का जरूरत नहीं है, खाली लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? मोटर ड्रिवन पुली। मतलब एक मोटर ड्रिवन पुली है, उससे ज्यादा हम लोग करते ही नहीं है, उतना कर कर दिमाग खराब नहीं कोई कर सकता है, इसीलिए। अब यहां पे एक मेटेलिक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा? इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये कंसिडर करो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा? ये आपको इलेक्ट्रॉन का सप्लाई करेगा, ये, और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। सो आप एक बैटरी से जुड़े, और ये क्या कर रहा है? ये जमीन के साथ में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, डेल्टा V ऑफ ऑर्डर 10 का पावर 3 वोल्ट। 1000 वोल्ट के ऑर्डर का तो बड़े आराम से होगा। इतना वोल्ट इनपुट वोल्टेज भी इसको कहते हैं, इनपुट वोल्टेज। ये अंदरूनी वोल्टेज है जो देगा। अब चूंकि 1000 वोल्ट का है तो ये स्पार्क करेगा, ये खुद भी करेगा। हालांकि मोटर ड्रिवन पुली में यहां पे आपका पहले से आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, लॉट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लॉट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। गौर कीजिएगा जो इस पुली में जमा है, थोड़ा जूम करके आप लोग देख लीजिएगा भैया, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहां जमा। हालांकि फिर से ध्यान दीजिए, सारी बात हम अभी अटकाए थे, यथार्थ तो पूरा अटक गया था। ये अंदरूनी हिस्से में इसी के करस्पॉन्डिंग नेगेटिव चार्ज, बेल्ट के अंदरूनी हिस्से, गौर करना। आपको जिसने जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। हमको पता है गिनती भी ध्यान रखना है हमको, ठीक। अब हम क्या किए, जब ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल तुम यहां दिए ना, तो ये नेगेटिव टर्मिनल की वजह से यहां पे अब खूब ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, क्योंकि ये वोल्टेज भी तो है 1000 वोल्ट के ऑर्डर का, यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ये भागना चाहेगा इलेक्ट्रॉन। और ये मोटर ड्रिवन पुली है, और ये पुली ऐसे घूम रहा है, गौर कीजिए, पुली ऐसे घूम रहा है। तो ये बेल्ट का ये हिस्सा ऊपर उठ रहा है और ये हिस्सा नीचे जा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन है। इस साइड हम इस बार कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन दिखा दी। का है भैया इतना दरिया दिली का है? ऐसा इसीलिए क्योंकि हजारों वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने कनेक्ट कर रखा है, सो 1000 वोल्ट का बैटरी और जोड़ दिए। पहले कुछ नहीं था, धरती मैया के भरोसे ट्रांसफर हो रहा था, अब हम इतना ज्यादा रखे सो तो ये जो है सो उसको खींचेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देंगे। इसको सटाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यदि आप इसको सटा दोगे तो दिखते हो जाएगा, काट देगा ब्लेड। नुकीला है, अब नुकीला होने का मतलब ये कि हवा को कंडक्टर बना दिया, कंडक्टर बना दिया, अब खींचो, क्या दिक्कत? बिना वायरिंग के कंडक्टर हो गया, बिना तार जोड़े कंडक्टर हो गया। हाई वोल्टेज नुकीला सरफेस का ये गुण होता है। अब हम क्या करते हैं, एक और गोला ले लेते हैं। ये एक गोला है, और उसके बाद इसी गोले के अंदर में ये कंघी को इससे हम कनेक्ट करते हैं। ये, और फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कोरोना डिस्चार्ज की वजह से, कोरोना डिस्चार्ज की वजह से ये इधर उछल उछल, सॉरी नेगेटिव चार्ज,
और इस गोले में ह्यूज अमाउंट में, जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते, जितना देना चाहो दे सकते हो, ह्यूज अमाउंट में नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा। यही है कहानी। क्या क्या एडवांसमेंट हुआ इस बार? हाई इनपुट वोल्टेज, ऑफ ऑर्डर 10 का पावर 3 वोल्ट, और ये आउटपुट वोल्टेज वेरी हाई। ऑफ कोर्स वान डी ग्राफ जो बउआ ऐसा खेलता था, आदमी को छुआता था, अब नहीं छुआया जा सकता है, बहुत खतरनाक चीज हो गया, क्योंकि ये थर्ड स्टेज पे हम लोग पहुंच गए। सो वोल्टेज ऑफ स्फीयर इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 to the power of 6। बाप रे, इतना जी, इतना हाई वोल्टेज तो ये करता है। बोलिए, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। देखिए, इसका कुछ राइटअप 2-4 लाइन पैराग्राफ वगैरह हम लिख के दे देंगे आप लोगों को, कॉपी में फेयर वेयर करने के लिए व्हाट्सएप में लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वर्किंग 2-4-5 लाइन। अब हमको लैंग्वेज लिखना है, तो देखिए हम बहुत कुछ आपको लिखा दिए, और 2-4 लाइन कैसे वो कार्य करता है जो हम बोले, इसको आप अपनी भाषा में भी लिख लीजिएगा। हुआ तो हम उसको व्हाट्सएप में ग्रुप में दे देंगे, आप उसको चेक लीजिएगा। मेरा काम यहाँ पे होता है खत्म, 1D ग्राफ जनरेटर। सर, हाँ बोलो। सर एक डाउट है सर। बोलो। सर 1D ग्राफ जनरेटर का यूज कहाँ होता है सर? वो तो कल ही बताया कि 1D ग्राफ जनरेटर इतना हाई वोल्टेज हो जाता है कि वो चार्ज को एक्सेलरेट करता है। कल इस विषय में चर्चा किए थे, और उसमें लिखे थे कि जो चार्ज होता है, एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, तो वर्क डन होता है चार्ज के ऊपर, वो होता है Q इंटू डेल्टा। और ये डेल्टा भी, कल का चीज ध्यान देना, डेल्टा भी इतना ज्यादा हो गया, 10 का पावर 6 वोल्ट तक एक्सेलरेट होता है। इसकी वजह से इस चार्ज पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई आ जाती है, और ये हाई काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल में इतना एनर्जी और इतना स्पीड देता है कि ये एटम को तोड़ करके, एटम के न्यूक्लियस को तोड़ने की क्षमता रखता है। एटम बम बनाने में यूज होता है इसका। और कुछ? नो सर। नो सर। चलो स्क्रीनशॉट लो। लिए? यस सर। यस सर। ठीक। सवाल वाल बनाओगे कुछ? हम दें, बनवाएं कैपेसिटर का, सर्किट का? यस सर। पक्का? यस सर। चलो तो सवाल देते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ढील मसर छोड़ेंगे तो गड़बड़ है। यूनिट 1 हम लोग का सर आरसी सर्किट, आरसी सर्किट पढ़ोगे? आज थके हुए हैं संदीप, देखेंगे अगले दिन। आरसी सर्किट का भी एनिमेशन निकालेंगे, उससे थोड़ा सा दिखा देंगे फटाफट मूवी जैसा, उसके बाद फिर कूल टाइप निकल जाएगा। नहीं तो आरसी सर्किट समझाने में फिर 1-1.5 घंटा लग जाएगा, और एनिमेशन वीडियो देख लोगे तो 15-20 मिनट में निपट। हाँ अमन क्या बोले? शिवम? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं। शिवम? सर मेरा डाउट है। डाउट? सर हम चैट में लिख के दे रहे हैं। चैट में लिख के दे रहे हो? हाँ देख रहे हैं। क्वेश्चन है दो। सर आपको व्हाट्सएप किए, देख रहे हैं। कैसा फोटो किया है? कहाँ पे है दिक्कत? कुछ फोटो अजीब सा आया है, कुछ समझ में नहीं आया क्या है क्वेश्चन इसमें। क्या लिखे शिवम? सर मेरा डाउट ये है कि
हाँ सर जो वोल्टेज इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी है, तो सर वो सिग्मा बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी है वोल्टेज। हाँ ठीक। तो वो सर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ई का मान है। बी सर वही हमको डाउट है, वो कहाँ से आया? डिराइव कैसे हुआ? कैसे डिराइव हुआ है सर? वो डेरिवेशन तो कराए थे ना कैपेसिटर का, क्लास नहीं किए थे। इसका मतलब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का जब डेरिवेशन किए थे सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 ई इंटू डी। अच्छा ठीक है, हम बता दें। और कुछ नहीं ना डाउट? नो सर। अच्छा ठीक है, चलो हम इसको देख लेंगे। रुको, हम थोड़ा क्वेश्चन खोज रहे हैं तुम लोगों के लिए, उसको जरा सा देखते हैं, उसके बाद जो है सो ये करेंगे। इस क्वेश्चन का स्क्रीन शेयर लो तो। You are given 3 different capacitors C1, C2, C3. How many different combinations of capacitance? गौर कीजिएगा वो है, How many different combination of capacitance can you produce? Capacitance का मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, कितना डिफरेंट पॉसिबिलिटी है। जनरली विद्यार्थी 2, 3, 4, 5 पे रह जाते हैं, ये 10, 12, 13 तक आंसर चला जाता है। तो आपको उस पे विचार करना है क्या हम बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट ले लिए, बनाना नहीं है अभी, स्क्रीनशॉट लेना है, सिर्फ स्क्रीनशॉट लिए। यस सर। यस सर। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नया क्वेश्चन है। यस सर। ठीक, आगे बढ़े। यस सर। खाली स्क्रीनशॉट Yes, अभी sir. लेते चलिए। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए। यस सर। इसका लीजिए। ले लिए सर। इसका लीजिए। ले लिए सर। ठीक है, बाकी लोगों को लेने दो, तुम थोड़ा ज्यादा फास्ट दिख रहे हो, बाकियों का रिस्पांस भी चाहिए हमको। स्क्रीनशॉट लिए। यस यस सर। यस सर। ठीक, इसका लीजिए। हो गया। यस सर। यस सर। ये लिए सीढ़ी वाला। यस सर। यस सर। इसको लो। देखो इस क्वेश्चन के फिगर में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ये क्वेश्चन एचसी वर्मा का वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हमको डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। हम लोग चैप्टर के लास्ट में एचसी वर्मा को इग्नोर हम नहीं करेंगे। यूनिट 1 हम लोग का खत्म हो चुका है, थोड़ा सवाल वाल बनाएंगे, बउआ वाला सवाल बहुत किए, थोड़ा कीजिए यार। ये सब हम ऐसे ही एक दिन करके अपना कंप्यूटर से जो पुरनका सब एचसी वर्मा का जो क्वेश्चन सब है वो डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। इस पे गौर कीजिएगा। इसमें क्या है खास बात, इसमें खास बात ये कि ये कैपेसिटर के बीच में, ऊपर वाला कैपेसिटर देखो, उसके बीच में तो डॉट बना हुआ है, वहां पे कोई चार्ज पार्टिकल है पी जो कि स्थिर है। तो इस पे थोड़ा विचार करना है, क्या क्वेश्चन है, कैसे होगा, और दिक्कत होगा तो एचसी वर्मा का बुक को रेफर कर लीजिएगा। इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिए सर। ओके जी सर। इसको लो। ले लिए सर। ये ले लिए सर। दिस वन। सर पहले वाले का नहीं ले पाए। लो पहले वाले। ले लिए सर। सबको लिया। यस सर। यस सर। ठीक, इसका
और ध्यान रहे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर नाम का फॉर्मूला लागू नहीं होता है, क्योंकि वो 2 पॉइंट चार्ज के लिए है, यहाँ पे 2 प्लेट है, वो फॉर्मूला लागू नहीं होता। जी सर। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए। इसका लीजिए। ले लिए सर। इसका ले लिए सर। नेक्स्ट। ले लिए सर। HC वर्मा है। ले लिए सर। HC वर्मा। ले लिए सर। HC वर्मा। ले लिए सर। HC वर्मा। ये इन्फिनाइट लेडर है। ये इन्फिनाइट लेडर, इन्फिनाइट सीरीज जो आप पढ़े हैं मैथ्स में, उसी पे बेस्ड है। ये दिमाग लगाना है। इसको देखिए। अरे इसमें कुछ फिगर होना चाहिए, फिगर नहीं है। आगे अगला क्लास में। चलिए यहां तक देख लिए। यस सर। ठीक। आप लोगों को होमवर्क तो हम बहुत देंगे। सच्चाई ये है कि इसको करने में जो हम अभी दिखाए करने में, उसमें करीब करीब आपको जो है सो लगेगा 3-4 घंटा, खास करके वैसे स्टूडेंट जिन्होंने कुछ बनाया नहीं। जो बना चुके हैं बहुत हद तक उनको इतनी परेशानी नहीं होगी, मगर नॉर्मल कंडीशन में 3-4 घंटे का ही असला है। फाइन। इसका स्क्रीनशॉट ले चुके थे? यस सर। इसका पीछे वाला? इसका? यस। कहीं और कोई प्रॉब्लम? नो सर। शैल आई स्टॉप क्लास? छुट्टी करें? यस सर। यस सर। ओके, चलिए आज का क्लास यहाँ पे खत्म। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सब सवाल बनाइए कैपेसिटर का प्रॉब्लम के लिए। ऑल द बेस्ट सर।